नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम विंसर 2025 के समसामयिकी सवालों को यहाँ पर देखेंगे। आज की क्लास में आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर के सिलेक्टेड क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो विंसर 2025 है उसमें जो समसामयिकी के आपके सवाल हैं, पूरे वर्ष का जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हमने ग्रीन टर्न वार्षिकी का भी एक वीडियो कवर किया था, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमारी ये विंसर 2025 की पहली क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तराखंड में आयोजित किए जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या होगा। देखिए, उत्तराखंड में पहली बार नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं। किस क्रम के ये गेम्स होंगे, तो 38वें नंबर के होंगे। जो 37वें राष्ट्रीय खेल थे वो आपके गोवा में आयोजित किए गए थे, आपको ये पता होना चाहिए। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से शुरू होंगे और 14 फरवरी तक ये गेम चलेंगे 2025 में। ठीक है, तो इसके लिए शुभंकर क्या बनाया गया है, इसका शुभंकर बना है आपका मोनाल। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। शुभंकर यानी कि जो इसका मस्कट होगा मोनाल से प्रेरित है। मोनाल को जर्सी पहनाकर यहां पर दिखाया गया है, जिसका नाम रखा गया है मौली। तो यह उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स का शुभंकर होगा। किससे प्रेरित है? मोनाल से प्रेरित है। मोनाल हमारा आप जानते हैं उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। इसके अलावा मशाल भी यहां पर जारी करी गई। जो इस बार के राष्ट्रीय खेलों की मशाल होगी वह किससे प्रेरित है, तो आप कहेंगे वो ब्रह्मकमल से प्रेरित है। ठीक है, ब्रह्मकमल हमारा राजकीय पुष्प है। तो ये प्रतीक चिन्ह आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर राज्य स्तर पर जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे उत्तराखंड से 6000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये जो राज्य के अपने ओलंपिक खेल थे, इनका आयोजन रुद्रपुर में किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इस बार ये संस्करण आयोजित किया गया, ये 5वां संस्करण यहां पर हुआ था। 7 दिन तक ये खेल चले। रुद्रपुर में इनका आयोजन शुरू हुआ था। ठीक है, 20 सितंबर 2024 से 27 सितंबर 2024 के बीच में। नेक्स्ट है, देश के पहले इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन किस शहर में किया गया। जैसे आईपीएल का आयोजन होता है, क्रिकेट की भारत की एक अपनी लीग है, उसी प्रकार आर्चरी की भी एक नई लीग शुरू करी गई। ये देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग है। जो आर्चरी एसोसिएशन है, तीरंदाजी एसोसिएशन, उसने इसका आयोजित किया था। देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग, इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, देहरादून के अंदर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में कौन सा स्थान मिला था। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो प्रदर्शन रहा था, उस आधार पे जनवरी 2024 में एक रिपोर्ट जारी करी गई थी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसमें 2023 के आधार पर राज्यों को, शहरों को रैंकिंग दी गई थी। जैसा आप सभी जानते हैं, 2016 से यह रैंकिंग आती है और 2016 से ही पहले नंबर पे इंदौर बना हुआ है। पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड को इस सूची में कौन सा स्थान मिला। उत्तराखंड को मिला पर्वतीय राज्यों में 4था स्थान। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सभी राज्यों में मिलाकर अगर बात की जाए ओवरऑल, तो ओवरऑल उत्तराखंड इस सूची में 19वें स्थान पर रहा। तो कौन सा स्थान उत्तराखंड का रहा? 19वां स्थान उत्तराखंड को मिला। और अगर पर्वतीय राज्यों में बात करें, हिमालयी राज्यों में बात करें, उसमें उत्तराखंड 4थे नंबर पे रहा। ओवरऑल राज्यों में पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा, तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र रहा, उसके बाद मध्य प्रदेश को स्थान मिला। उत्तराखंड के अंदर अगर हम उत्तराखंड के शहरों की बात करें, तो उत्तराखंड के शहरों में सबसे आगे कौन सा रहा। उत्तराखंड के शहरों में सबसे आगे इस बार देहरादून को स्थान मिला। ठीक है, अगर हम केवल उत्तराखंड के शहरों की बात करें, तो उत्तराखंड के शहरों में देहरादून टॉप पे रहा। उसके बाद हरिद्वार नंबर 2 पे रहा। देहरादून की जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 68 थी। ठीक है, तो पूरे देश में देहरादून का जो स्थान था, जो उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर माना गया, वो पूरे देश में 68वें नंबर पे रहा। नंबर 2 पे हरिद्वार था, जो पूरे देश में 176वें नंबर पे यहां पे रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर पुरस्कार 2023 किस पर्वतारोही को प्रदान किया गया है? देखिए, जो तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर पुरस्कार है यानी तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार 2023 है, यह किसको दिया गया? यह पुरस्कार जो उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही थी सविता कंसवाल, इनको दिया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सविता कंसवाल जी की जो 2022 में उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा चोटी है, जब उस पर वो आरोहण कर रहे थे, वहीं पर हिमस्खलन हुआ और उसी की चपेट में आने से 29 लोगों की मृत्यु वहां पर हो गई थी। उनमें सविता कंसवाल भी शामिल थी। तो उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध पर्वतारोही थी। जनवरी 2024 में इनको मरणों उपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी ओर से यह पुरस्कार इनके पिता ने प्राप्त किया था। इनके नाम एक रिकॉर्ड है, उसको भी आपने ध्यान रखना है। हो सकता है पेपर में आपके पास पूछ लिया जाए। 16 दिन के अंतर में यानी 16 दिनों के अंतराल में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालो दोनों का आरोहण करने वाली ये देश की पहली महिला बनी थी। ठीक है, 2022 में इन्होंने ये कारनामा किया था। पहले माउंट एवरेस्ट को फतह किया और उसके 16 दिन के अंदर अंदर इन्होंने माउंट मकालू को भी फतह कर लिया था। अगर क्वेश्चन बनेगा इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है, तो इनका संबंध उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से है। भटवारी ब्लॉक है, गांव का नाम इनका लोथरू है। ठीक है, नेक्स्ट है, नैनीताल स्थित पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नया नाम क्या है? जो पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है यह आपका नैनीताल में है। 2012 में इसकी स्थापना करी गई थी। अब इसका नाम बदल दिया गया है। पिछले वर्ष जनवरी 2024 में इसका नाम बदला गया था। इस कंजर्वेशन रिजर्व का नया नाम होगा सीतावनी कंजर्वेशन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यानी नैनीताल का जो पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है, अब इसे सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जैसा आप जानते हैं, पिछले वर्ष राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हुई थी। उसी अवसर पे यहां पर भी इस रिजर्व का नाम बदलकर माता सीता के नाम पर कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर सफल आरोहण करने वाले राकेश पंत का संबंध किस जनपद से है? तो राकेश पंत उत्तराखंड के एक और फेमस पर्वतारोही। इन्होंने पिछले वर्ष अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, इसका सफल आरोहण किया। इनका संबंध अल्मोड़ा से है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनमें से किसे सम्मानित किया गया? इसमें डॉक्टर राकेश भट्ट हैं, डॉक्टर लता पांडे हैं, संजय पांडे हैं, जहूर आलम इसमें शामिल हैं। चारों के नाम आपके सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन बन जाएगा किस किस को सम्मानित किया गया है, तो इनके नाम आपने ध्यान रखने हैं। वर्ष 2023 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया गया है? देखिए, एक पेपर में सवाल आया था कि शैलेश मटियानी पुरस्कार किससे संबंधित है, तो यह शिक्षकों से संबंधित है। हर साल यह अवार्ड दिया जाता है। 2023 के लिए यह अवार्ड 19 शिक्षकों को दिया गया। कब प्रदान किए गए? तो 2024 का जो शिक्षक दिवस था 5 सितंबर, तब यह अवार्ड प्रदान किए गए। तो 2024 में दिए गए 5 सितंबर को कितने टीचर्स को दिया गया? 19 शिक्षकों को दिया गया। किस वर्ष के लिए? 2023 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसे द्वितीय भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार, यह पुरस्कार इसका दूसरा ही संस्करण इस वर्ष में दिया गया, 2024 में दिया गया। इससे पहले 2023 में मिला था। जो पहला अवार्ड था भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार, यह मिला था जयसिंह रावत को। ठीक है, जो दूसरा भैरव दत्त पत्रकार पुरस्कार मिला है, यह मिला है राजीव लोचन शाह को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार किसे मिला? तो आप कहेंगे राजीव लोचन शाह। एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से साहित्यकारों को भी अवार्ड दिए जाते हैं। 10 प्रसिद्ध लेखकों के नाम पर उनको साहित्यकार
अवार्ड दिए जाते हैं उसमें एक कैटेगरी है भैरव दत्त धूलिया साहित्य पुरस्कार। वो पुरस्कार साहित्य के लिए है, यह पुरस्कार पत्रकारिता के लिए है। तो पत्रकार वाला जो भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार है वो राजीव लोचन शाह को मिला, और अगर पूछेगा साहित्य वाला भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार किसको मिला तो गणेश खुकशाल गणी को वह पुरस्कार मिला। ठीक है, नेक्स्ट है मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड में तीसरा डॉपलर रडार कहां पर स्थापित किया गया है या कहां पर लगाया गया है। देखिए उत्तराखंड में 3 डॉपलर रडार लगाए गए हैं, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। हाल ही में तीसरा रडार भी लगा दिया गया तो वापस से ये चर्चा में आ गया। जो पहले के 2 रडार हैं, एक आपका नैनीताल के मुक्तेश्वर में लगा हुआ है और एक टिहरी के सुरकुंडा में लगा हुआ है। जो तीसरा रडार है इसे पौड़ी के लेंसीडाउन में लगाया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस रडार के माध्यम से या इसकी मदद से अब मौसम के पूर्वानुमान लगाने में काफी मदद मौसम वैज्ञानिकों को मिलेगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन फरवरी 2024 में राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। यानी 2024 में उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए किसे चुना गया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो महेंद्र भट्ट हैं इनको राज्यसभा में भेजा गया है उत्तराखंड की ओर से। आप जानते हैं उत्तराखंड के अंदर राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। तो लोकसभा की 5 सीटों में कौन कौन जीते पिछले वर्ष चुनाव हुए वो भी पूछा जा सकता है, और वर्तमान में यहां से सांसद कौन है 3 उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो 3 नामों में एक नाम नरेश बंसल का है, एक नाम कल्पना सैनी का है, और पिछले वर्ष जो चुनकर गए हैं राज्यसभा में तीसरा नाम महेंद्र भट्ट का है। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की बात करें तो लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें एक सीट अल्मोड़ा है, यहां से अजय टमटा जीते। एक सीट हमारी नैनीताल है जहां से अजय भट्ट जीते। पौड़ी गढ़वाल एक सीट है जहां से अनिल बलूनी जीते। इनका कार्यकाल खत्म हुआ और अब इनकी जगह पर इनको भेजा गया है। ठीक है, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह जीती और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर जीते। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से प्रदान किए जाने वाला उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 कितने साहित्यकारों को प्रदान किया गया। जिस अवार्ड के मैंने ऊपर आपसे बात करी कि उत्तराखंड भाषा संस्थान भी साहित्यकारों को अवार्ड देती है, 10 अलग अलग जो प्रसिद्ध लेखक रहे हैं उनके नाम पर देती है। तो कितने साहित्यकारों को देगी, जाहिर सी बात है जब 10 अवार्ड है तो 10 साहित्यकारों को देगी। इसी में एक अवार्ड है भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार, वो साहित्य के लिए मिलता है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है साहित्यकारों को दिया जाने वाला उत्तराखंड भाषा संस्थान देती है, 10 कैटेगरी में देती है, यानी 10 लेखकों के नाम पर, जिसमें आपके जैसे अवार्ड के नाम है सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार, गुमानी पंत पुरस्कार, भजन सिंह पुरस्कार, गोविंद चातक पुरस्कार, महादेवी वर्मा पुरस्कार, पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार, शैलेश मटियानी पुरस्कार, भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार। इस प्रकार के ये टोटल 10 हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार है, इसके अलावा प्रोफेसर उनवान चिश्ती पुरस्कार है। ये टोटल 10 अवार्ड हैं और 10 साहित्यकारों को ही ये दिया गया। इतना डीप में शायद न जाए कि किसको कौन सा अवार्ड मिला, लेकिन क्योंकि भैरव दत्त धूलिया जी के नाम पर एक पत्रकारिता में भी दिया जाता है तो कंफ्यूजन के लिए वो पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के किस यूट्यूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से सम्मानित किया था। देखिए पिछले वर्ष आप जानते हैं नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिए गए थे, उसी में कैटेगरी थी बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार। यह मिला था उत्तराखंड के पीयूष पुरोहित को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इनका संबंध किस जनपद से है तो चमोली जिले से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है। हमने आर्थिक सर्वेक्षण की पूरी डिटेल क्लास को भी कवर किया था, बजट को भी कवर किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर करंट अफेयर में ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, कई बार बना हुआ है, डायरेक्ट नंबर पूछ लिए जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति औसत आय है वो 2,60,201 रुपए है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछले वर्ष ये कितनी थी तो पिछले वर्ष 2022-23 का डेटा था वो 2,30,994 था और अब कितना है 2,60,201 रुपए। ठीक है, कुल कितनी वृद्धि हुई पिछले वर्ष से इस वर्ष में
तो कुल वृद्धि रही लगभग 12.6% के करीब। आपके पास सवाल आएगा उत्तराखंड के किस जनपद में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा रही। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जो जनपद था वो हरिद्वार था, लगभग 3,60,000 के करीब। और सबसे कम वाला बात करें तो वो रुद्रप्रयाग रहा, लगभग 93,000 के करीब। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत रहा योगदान। तो तृतीय क्षेत्र जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र जिसको कहा जाता है, इसका योगदान उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में रहा 43.17%। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान लगभग 10% के करीब रहा, प्राइमरी सेक्टर का 9.99%। जो सेकेंडरी क्षेत्र है यानी औद्योगिक क्षेत्र जिसको कहते हैं, उसका योगदान लगभग 46.84% रहा, और यह रहा तृतीय क्षेत्र का योगदान 43.17। अगर पूछेगा भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कितना योगदान रहा 2024 के वर्ष में, तो देश में प्राथमिक क्षेत्र में रहा लगभग 20.32%। सेकेंडरी क्षेत्र में देश में कितना रहा 25.56%, और जो तृतीय क्षेत्र था उसमें देश में रहा 54.13%। तो ये देश के आंकड़े हैं, ये उत्तराखंड के आंकड़े हैं। ठीक है, एक और चीज, क्वेश्चन अब ऐसा भी बन सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे आगे कौन सा जनपद रहा और सबसे पीछे कौन सा जनपद रहा। तो ध्यान रखना, जो ये प्राथमिक क्षेत्र है इसमें सबसे आगे हमारा उधम सिंह नगर रहा और सबसे पीछे हमारा रुद्रप्रयाग रहा। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र में सबसे आगे हरिद्वार रहा और सबसे पीछे बागेश्वर रहा। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें सबसे आगे देहरादून रहा और सबसे पीछे रुद्रप्रयाग रहा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन जो है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU इसे शॉर्ट में लिखा जाता है, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है डॉक्टर गिरीश गोयल। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति किससे संबंधित है। देखिए, उत्तराखंड में हाल ही में 2024 में उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति यहां पर लाई गई। यह नीति आपके डीजल वाहनों से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। वैसे तो यह वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लाई गई है, वायु प्रदूषण भी विकल्प में है, लेकिन जो प्रॉपर आंसर है यह किस तरह के वायु प्रदूषण के लिए है, तो डीजल वाहनों से जो होने वाला वायु प्रदूषण है उससे निपटने के लिए है। इसमें यह बताया गया है कि इस नीति के तहत जो डीजल वाहन है जो अब उच्च मानकों पर नहीं है, जो मानक बनाए गए हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, और CNG और दूसरे जो पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हैं उनको यहां पर लाया जाएगा। ठीक है, तो ये डीजल वाहनों से संबंधित है। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की किस सीट पर सबसे कम 46.94% मतदान हुआ था। इसको हमने ग्रीनटन वाले में भी देखा था कि उत्तराखंड में जब लोकसभा के चुनाव हुए पूरे देश के अंदर, तो उत्तराखंड में जब वोटिंग हुई, उत्तराखंड पूरे देश के 36 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिलाकर उत्तराखंड 33वें नंबर पे रहा था। ठीक है, 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी परसेंट वोटिंग हुई थी उत्तराखंड में, लगभग 57% के करीब, 57.22% के करीब। तो काफी कम वोटिंग हुई। उत्तराखंड पूरे देश में 36 में से 33वें नंबर पे रहा। हिमालय राज्यों में 11वें नंबर से 11 राज्यों में 10वें नंबर पे रहा। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई वो नैनीताल में हुई, लगभग 60% के करीब, और सबसे कम जो वोटिंग हुई लगभग यहां पर 46% दिया है, 46-47%, कुछ जगहों पर 45% भी दिया है, वो आपके अल्मोड़ा में हुई। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कविता संग्रह का गढ़वाली अनुवाद किसने किया था। तो PM मोदी की लिखी कविताओं का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया है, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। यह अनुवाद सुजाता डबराल ने किया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सुजाता डबराल जी हैं, सुजाता डबराल नौडियाल इनका पूरा नाम है, तो आपको हो सकता है सुजाता नौडियाल पेपर में दे दे या नौटियाल दे दे, तो आपने ध्यान रखना है इन्होंने प्रधानमंत्री की जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं उन कविताओं का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया है। इन्होंने उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है आँखा यो धन छन। इस पुस्तक में इन्होंने उन कविताओं का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को देखा। विंसर 2025 समसामयिकी के ये सवाल थे। केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन को देखा और कोशिश करी आपको बुक से एक्स्ट्रा चीजें ही मैं यहां पर प्रोवाइड करवा सकूं, जिससे आप क्वेश्चन के साथ साथ उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उससे जुड़े हुए सवाल क्या हैं, वो भी आप आसानी से समझ सकें। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।